गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं नरेंद्र सिंह आज आपके सामने कृतिका का पहला पाठ माता का अंचल आपको समझाने जा रहा हूं। ध्यानपूर्वक आप सुनिए। इस पाठ के लेखक हैं श्री गुजर। ये माता का अंचल जो इसका शीर्षक है, इसमें माता के आंचल का महत्व बताया गया है। एक बच्चे की जिंदगी में माता और उसका अंचल कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना सुरक्षित जगह होती है, इस बात को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ समझाया गया है। इस पाठ में हमारे भारतीय समाज की पुरानी समय ग्रामीण सभ्यता, संस्कृति और शिष्टाचार और तत्कालीन समय में बच्चों के जो खेल और मनोरंजन के साधन होते थे, उन सब के बारे में पढ़ा। देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है देहाती दुनिया। उसी पुस्तक का एक अंश है जिसमें भारतीय ग्रामीण संस्कृति, बच्चों के बाल मनोविज्ञान के बारे में वर्णन किया गया है। माता का आंचल, जैसे इसका शीर्षक है, संपूर्ण कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। विषय वस्तु बहुत छोटा है और इसमें ये बताया गया है कि बच्चे के लिए माँ का आंचल कितना महत्वपूर्ण है। बच्चे के माँ के आंचल में छिपकर बच्चे अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। भोलानाथ, जो कि इस कहानी का केंद्र बिंदु है, अधिकांश समय अपने पिता के साथ बिताता है। भोलानाथ माँ के साथ बहुत कम समय रहता है। अंत में सांप से डरा हुआ बालक भोलानाथ पिता को हुक्का गुड़गुड़ाते देखकर भी माता की शरण में जाता है और अद्भुत रक्षा और शांति का अनुभव करता है। वह इस स्थिति में अपने पिता को अनदेखा कर देता है। वह माँ के आंचल में दुबक कर राहत और सुरक्षा महसूस करता है। इस प्रकार यहाँ पर माँ के आंचल का महत्व बताया गया। ग्रामीण सभ्यता और संस्कृति के बाद बताया गया। पहले हमारा भारतीय गांव का समाज कैसा था, गांव के में क्या रीति रिवाज, क्या परंपराएं, किस प्रकार ग्रामीण जीवन था, सब की छात्रियों को यहाँ देखने है। आइए विषय वो आरंभ करते हैं और कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। शिव पूजन सहाय, जो कि इस पाठ के लेखक हैं, उनकी आत्मकथा है। आत्मकथानक शैली में लिखा गया ये पाठ में स्वयं अपने जीवन पर बीती हुई घटनाओं के संबंध में लेखक अपने विचार प्रकट करता है। यहाँ बाल सुलभ, ये हाथी जीवन के बाल सुलभ क्रियाओं का और पीड़ाओं का वर्णन है। ग्रामीण परिवेश का वर्णन है। बच्चे तत्कालीन समय में क्या खेल खेलते थे, खेलना कूदना कैसा होता था, रोना धोना कैसा होता था, भयभीत कैसे होते थे, संपूर्ण ग्रामीण परिदृश्य क्या था, बाल मनोविज्ञान कैसा था, आदि का वर्णन है। बच्चे जब विपदा या आपत्ति या संकट का भाग कर मां की शरण में जाते हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ये बात इस पाठ में बताई गई है। लेखक का बचपन का नाम तारकेश्वर नाथ था। लेखक का बचपन का नाम तारकेश्वर नाथ था। वह अपने पिताजी के से बहुत प्यार करते थे और पिताजी उनको भोलानाथ कहकर पुकारते थे। वो बचपन से ही अधिकांश समय अपने पिता के साथ बिताते थे। लेखक अपने जीवन का अधिकांश समय बचपन में अपने पिता के साथ बिताते थे। केवल वो दूध पीने के लिए माँ के पास जाता था। भोलानाथ अपने पिताजी के पास ही रहता, रात में उनके साथ सोता। उनके पिता उसे प्रातःकाल अपने साथ उठाते, नहलाते धुलाते, पूजा पाठ करने के लिए पास में बिठाते
पिताजी उसके माथे पर भभूत का तिलक लगाकर उसको भोलानाथ बना देते। उसकी भोलानाथ जैसी बड़ी बड़ी जटाएं भी थी और उसको वो इस प्रकार तिलक लगाकर और भम भोला बना देते थे, भभूत लगाकर भम भोला बना देते थे, शंकर जैसा बना देते थे। भोलानाथ पूजा पाठ के समय आईने में अपना चेहरा देखता और खुश होता। पिताजी की ओर देखकर वो थोड़ा लजा जाता। भोलानाथ पिताजी को बाबूजी, भोलानाथ यानी लेखक अपने पिता को बाबूजी और अपनी माँ को मैया कहकर पुकारते थे। पूजा पाठ के बाद भोलानाथ के पिता रामा नाम वही और 1000 बार राम राम लिखकर पोती के साथ बांधकर रख देते और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर 500 बार राम 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 का नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। गंगा नदी से वहां वे एक एक गोली फेंक कर मछलियों को खिलाते। अपने पिता के कंधे पर बैठा भोलानाथ यह सब कुछ बड़े कौतूहल ढंग से देखता। लौटते समय भोलानाथ के पिताजी उसे पेड़ों की झुकी हुई डालियों को झूला झुलाने का काम करते। भोलानाथ के बाबूजी कभी कभी उसके साथ कुश्ती भी लड़ते थे और हारने का अभिनय करते। मतलब अपने बेटे के साथ जब कुश्ती लड़ते हैं तो जानबूझकर वो स्वयं हार जाते और अपने बेटे को जिता देते थे। तो भोलानाथ उनकी मूंछों को उखाड़ने का प्रयास करता। बाबूजी द्वारा खट्टा मीठा चूमा मांगने पर बाई से अपनी बायां और दाहिना गाल सामने कर देता। बाएं गाल का खट्टा चूमा लेने के बाद जब वे दाहिने का मीठा चूमा लेने लगते तो दाढ़ी या मूछ उनके कोमल गाल पर गड़ा देते थे। इस पर भोलानाथ उनकी मूछें पकड़ता और बाबूजी के रोने का अभिनय करते तो भोलानाथ जोर जोर से हंसने लगता। तो ये बचपन की क्रिया, बच्चे अपने परिवार के लोगों के साथ किस प्रकार से खेल खेला करते थे, इसका यहाँ पर एक दृश्य बताया गया है। भोलानाथ अपने पिता के साथ खाना खाने बैठकर उसके पिता फूल के कटोरे पर गोरस और भात मिलाकर उसको खिलाते थे। भोलानाथ का पेट भर जाने पर उसकी माँ उसे फिर से खिलाने के लिए जिद करती। वे पिताजी से कहती थी कि बच्चे को मुंह भर और खिलाना माँ ही चाहती। माँ दही भात के अलग अलग और कुत्ता कबूतर हंस मोर आदि के मानवट नाम बनाती और भोलानाथ को खिलाती। यानी माँ अपने हाथों से खिलाकर ही संतोष होता था। वो ऐसा बोलते थे कि जब तक माँ अपने हाथों से बेटे को ना खिलाए बेटे का पेट नहीं भरता। अब पिता को खिलाना आता है, ऐसा उनका मानना था। तो खाने के बाद भोलानाथ अपने साथियों के साथ खेलने चला जाता। माँ अचानक भोलानाथ को पकड़ लेती और उसकी छटपटाने पर भी उसके सिर पर चुल्लू पर कड़वा तेल यानी सरसों का तेल डाल देती। भोलानाथ के रोने बिगड़ने के बावजूद उसके सिर को तेल से सरोबार कर देती। नाभि और लीलार में कागज की बिंदी लगाती और चोटी देती। इससे फूलदार लड्डू बांधकर भोलानाथ को रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। इस तरह भोलानाथ पूर्ण तरह कन्हैया बन जाता। तो बचपन में जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप किस प्रकार कन्हैया बनाने की कोशिश करते हैं। उनको बचपन में कन्हैया जैसा रूप या कन्हैया जैसा भेष, कन्हैया जैसा रंग रूप बनाने का प्रयास करते। तो लेखक के साथ भी यही घटना करती है। लेखक की माँ उनको बचपन में कन्हैया बनाने का प्रयास करती थी, हर दिन ऐसा करती। चबूतरे के कोने को नाटक घर और पिताजी की नहाने वाली चौकी को रंगमंच बनाया जाए। बच्चे किस प्रकार खेल खेलते थे इसमें तो बताया जा रहा है कि चबूतरे को बच्चे नाटक घर बनाते थे और पिताजी के नहाने वाली चौकों को रंगमंच बनाया जाता था।
उस पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदुआ बांधकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। वे चिलम के खोचे पर कपड़े के थैलों में धोए ढेले के लड्डू, उन्हें ढेले को लड्डू बनाए जाते, पत्तों से कचौड़ियाँ बनाई जाती थी, गिल्ली मिट्टी से जलेबियाँ बनाई जाती थी, फूटे घड़े के टुकड़ों से बतासे और मिठाइयाँ सजाई जाती थी, ठीकरों के बटखरे और सस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों को पैसे बनाए जाते थे। बच्चे ही दुकानदार होते थे और बच्चे ही खरीदार भी हुआ करते। तो ये जो बात मैंने अभी आपको बताई है, ये बच्चों का खेल, और खेल में किस चीज को क्या मानकर वो खेल खेलते थे, इस बात को बताया गया है। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान को बढ़ाकर खमौंदा बनाने के लिए धूल की मेड़, दीवार और ईंटों का छप्पर बनाते। वे पानी के घी, धूल के किसान और बालू की चीनी को जोनार बनाते और खाने के लिए पंक्ति में बैठ जाते। तब बाबूजी भी धीरे से आकर पंक्ति में बैठ जाते और पंक्ति में बाबूजी के बैठते ही सारे बच्चे हंसकर घरौंदा बिगाड़ कर भागते। घरौंदा यानी रेत का जो घर होता है उसको घरौंदा। तो खेल में कभी कभी बीच में बाबूजी भी आकर बच्चों का मनोरंजन किया करते थे। कभी कभी बच्चे बारात का जुलूस निकालते, कनस्तर का तंबू बजाते, अम्बोल को घिसकर सनाई बजाते और टूटे चूहेदानी की पाल। देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि बारात जब निकलती है तो उसका रंग रूप कैसा होता है, उस समय क्या सीन होता है, और यहाँ पर बच्चे खेल में जो बारात निकाल रहे हैं उसमें क्या चीज क्या होता है। बच्चे बारात का जुलूस निकालने की कनस्तर का तंबूरा बजाते, कनस्तर से तंबूरा बनाया जाता था, अमोले को घिसकर सनाई बनाई जाती थी, टूटे चूहेदानी को पालतू बना दी जाती थी। बारात चबूतरे के एक कोने से दूसरे कोने में जाती थी। बारात खेल में बारात चबूतरे के एक कोने से दूसरे कोने जाती। वहां काठ की पटरियों में घिरे गोबर के लीपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए आंगन में कोल्हे का कलश रखा होता था। लौटते समय पटोले पर लाल ओहार डालकर दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। बाबूजी ज्यों ही ओहार उखाड़ कर दुल्हन का मुख निहारने लगते, ज्यों ही बच्चे जोर जोर से हंसने लगते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती और खेती करने के लिए चबूतरे की छोर पर घिरनी काटती और नीचे की गली कुआं बन जाती। अब खेती का काम, जैसे देहात में, गांव में खेती का काम किया जाता है। बच्चे खेल में खेती का काम कैसा करते हैं, इस चीज को यहाँ पर बताया गया। तो बच्चे मिलकर खेल रहे हैं, खेती का काम कर रहे हैं। वे एक चबूतरे के छोर पर घिरनी काटते हैं और नीचे की गली में कुआं बना लेते हैं। तत्कालीन समय में कुएं के द्वारा और कुएं के पानी से खेती में सिंचाई का काम होता था। आजकल जैसे ट्यूबवेल बन गया है, पहले ऐसा कुछ नहीं। कुएं की मदद से ही खेती की जाती थी और सिंचाई का काम किया जाता था। मूंछ की रस्सी में एक चुंघड़ बांध कर लटकाते, दो लड़के बैलों की भांति मोट खींचते। चबूतरा खेत, कंकड़ बीज और ठेंगा हल मुठवा बन जाता था। बस हाथों हाथों फसल तैयार होती और हाथों हाथों फसल काट ले जाती। फसल काटते समय वो गीत गाते थे, ऊंच नीच में कई क्यारी जो जी सो भाई हमारे। इस प्रकार बच्चे खेल में खेती का काम किया करते। फसल को एक जगह रखकर पैरों में रोक कर कसोरे के सूप में ओसाई करते और जैसे ही बाबूजी आकर पूछते कि इस साल की खेती कैसे रही भोलानाथ, हम लोग हंसकर भाग खड़े होते हैं। हमारे ऐसे नाटकों को बटोही कुछ देर ठहर कर देख लेते। ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों के झुंड को जब कभी हम बच्चों की मंडली देख लेती तो कूद कर चिल्लाने लगती, चलो भैया ददरी सतु किसान की होटली। अगर किसी दूल्हे के आगे जाते ही ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब और चिल्लाने लगते, रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला के कन्या हमारी महरी। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने बच्चों को दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा भी था। एक बार जोर की आंधी आई, आकाश में काले बादल छा गए, बादल गरजे, बिजली चमकी,
हवा तेज हुई और पेड़ जमीन पर गिर पड़े। बच्चे चिल्लाए, एक वर्षा की लाई, बाजार में छितराई, वर्षा अधरे बिलाई। लेकिन बरखा का वेग बढ़ता गया, बच्चे पेड़ों की जड़ों में चिपक गए। फिर बरखा रुक गई। बरखा बंद होने से बच्चों को बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। बिच्छू से डरकर बच्चे भाग चले। इनमें बैजू ढीठ था। एक बैजू जो उनका मित्र था बहुत ढीठ था। संयोगवश बीच में मासूम तिवारी नाम का एक वृद्ध व्यक्ति बच्चों को मिल गया, जिन्हें बहुत कम सोचता था, यानी कम समझ में आता था। सीनियर सिटीजन थे वो मासूम तिवारी, और उनको कम समझ में आता था। बैजू ने चिढ़ाया, क्या बोला? बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। बच्चे ने बैजू के सुर में सुर मिलाया। सब बच्चों ने मासूम तिवारी को चिढ़ाने के लिए बैजू के सुर में सुर मिलाया। अब मासूम तिवारी चिढ़ गए और बच्चों को खदेड़ा। इस बार बच्चे अपने अपने घरों की ओर भाग गए। बच्चों को ना पकड़ पाने पर मासूम तिवारी पाठशाला पहुंच गए। वहां से भोलानाथ और बैजू को पकड़ने के लिए 4 लड़के आए। बैजू तो भाग गया और भोलानाथ पकड़े गए। उन्हें गुरुजी ने खूब डांटा। बाबूजी को जब पता चला तो वे भोलानाथ को लेने पाठशाला गए और उसे भोलानाथ को घर ले आए। तभी भोलानाथ ने देखा कि रास्ते में उसके साथी खेल रहे हैं, गा रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, मस्ती कर। भोलानाथ अपना रोना भूल गए और बच्चों के पिताजी के कंधे से उतरकर बच्चों की मंडली में जाकर शामिल हो गए और खेलने को। यानी देखिए बाल मनोविज्ञान क्या होता है। बच्चे एक घटना से दुखी होकर होते हैं, परंतु जैसे उसके साथी उसको रास्ते में मिलते हैं तो वो अपना रोना धोना गिला सिलना सब भूलकर बच्चों के साथ मस्ती बनाने लगते हैं। तो ये बाल मनोविज्ञान है। खेलते कूदते बच्चे अचानक सामने वाले मकई के खेत की ओर दौड़ पड़ते हैं। दौड़ कर चिड़िया को पकड़ने का प्रयास करते हैं। चिड़ों के हाथ आने पर बच्चे गाते हैं, राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। खेत में कुछ दूर खड़े बाबूजी और गांव के कई आदमी तमाशा देख रहे थे। यह देखकर कहकर हंसते कि चिड़िया की जान जाए, लड़कों को खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर बड़ाई खेल नहीं समझते। बच्चे एक किले पर जाकर चूहे के बिल में पानी उलीचने लगे। बच्चों का खेल है। अब एक जगह ऊंचाई में एक स्थान था, वहां पर सब बच्चे गए और वहां पर उन्होंने देखा कि चूहे के बिल तो चूहों को बाहर निकालने के लिए उन्होंने चूहे के बिल में पानी डाला। चूहा तो नहीं निकला, लेकिन सांप जरूर निकल गया। बच्चे भयभीत हो गए और सांप को देखकर घर की ओर दौड़े। इस दौड़ा दौड़ी में कई बच्चे गिर गए, कईयों को चोट लगी, कई घायल हो गए, कई लहूलुहान हो गए, कईयों को पैर में कांटे चुभ गए। इस प्रकार सब बच्चे छोटे। लेखक बाबूजी के बहुत पुराने पड़े। लेखक को भी इस दौड़ा दौड़ी में बहुत चोट लगी और वे घर की तरफ दौड़े। और जैसे घर की तरफ दौड़े, घर पहुंचे तो देखते हैं कि बाबूजी सामने बैठे हुए गुड़गुड़ा रहे हैं। और लेखक ने बाबूजी ने लेखक को बुलाया, परंतु वो नहीं उनके पास गए और माँ की तरफ दौड़े। लेखक बहुत भयभीत, सांप को देखकर बहुत भयभीत हो गए, दहशत में आ गए थे और वे बाबूजी के बुलाने पर उनके पास नहीं गए। भोलानाथ को डर से कांपते देखकर माँ भी रो पड़ी और दीनता से उन्होंने पूछा, क्या हुआ, किसने मारा? परंतु वो जवाब नहीं दिए। माँ उनके आंसू पोंछकर चूम लेती है, झट से हल्दी पीसकर घाव पर लगा देती है। भोलानाथ बड़ी मुश्किल से साफ कहते हैं और माँ के आंचल में छिप जाते हैं। भयभीत भोलानाथ का शरीर कांप रहा था, आंखें खोलने पर भी ना खुल रही थी। बाबूजी ने भोलानाथ को अपनी गोद में लेना चाहा, पर भोलानाथ माँ के आंचल का सहारा नहीं छोड़ रहे थे
क्योंकि वो माँ के आंचल में अपने आप को बहुत सेफ महसूस कर रहे थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि माँ के आंचल बच्चे हर दृष्टि से अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो देखिए, ये इस पहले माता का स्तन पाठ का सारांश। इसके इस लेसन को आप एनसीईआरटी हिंदी एडिशनल प्रैक्टिस जो सारांश है उसको पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। आपके पास कोई गाइड बुक है किसी भी कंपनी का, उसको पढ़िए, उसमें पढ़िए, घटनाओं को देखिए, पहले क्या घटना घटती है, इसके बाद क्या घटना घटती है। तो लेखक ने अपने बचपन की कहानी को इस पाठ में लिखा है। उनके साथ क्या क्या घटना घटी उसको बताया गया। तात्कालिक समय में भारतीय ग्रामीण समाज कैसा उसको बताया गया। बच्चों की दुनिया कैसी, बच्चे क्या खेलते थे, कैसे खेलते थे, किस प्रकार का अभिनय करते थे, कैसे मनोरंजन करते थे, वो बात बताई गई। बाल मनोविज्ञान का यहाँ पर चित्रण, ये बच्चे का स्वभाव है कि वो माँ से ज्यादा सुरक्षित कहीं नहीं, माँ के आंचल से ज्यादा सुरक्षित जगह उसके लिए कहीं नहीं, और वो माँ से दिल से प्यार चाहता है और हमेशा दिन भर कहीं भी रहे, लेकिन जहां खतरा उसको नजर आता है, संकट उसको लगता है, परेशानी कुछ लगती है, रोना धोना उसको कुछ होता है जिंदगी कारण से भी, तो माँ के पास, माँ के आंचल में जाके ही वो चुप होता है। वहीं पर उसको राहत मिलती है, वहीं उसको सुख और शांति मिलती है, वहीं उसको सहारा मिलता है। तो इस प्रकार इस माँ के आंचल का महत्व यहाँ पर बताया गया है। आप इस पुस्तक को भी पढ़िए। आपके लिए पुस्तक पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पुस्तक पढ़ेंगे तभी आप हिंदी, शुद्ध हिंदी पढ़ेंगे। प्रश्नोत्तर लिखना है आपको, ग्रामर का आधा भाग में इस पाठ के 1 से लेकर 10 तक जो प्रश्न उत्तर है उसको लिखिए। गाइडेंस से आप देख सकते हैं, इंटरनेट से आप देख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा बना सकते हैं आप। इसीलिए लेसन को हम पहले भी एक बार पढ़ा चुके, इसलिए आपको इस लेसन को पढ़ने से समझने में आसानी होगी। कैसे आपको पुस्तक में पढ़ना है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बुढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग। हमारे पिता तड़के उठकर निपट नहा कर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने का ही नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में सोया था। वो अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुला कर पूजा पर बिठा लेते। हम बबूत का तिलक लगा लेने के लिए उनको दिक करने लगते, कुछ हंसकर, कुछ झुंझला कर और कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लीलाट में त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लीलाट में भभूत खूब फूलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया कहते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वो हमारी ओर देखते तो हम कुछ लजाकर और मुस्कुरा कर आईना नीचे रख देते थे, वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। तो इस प्रकार एक नमूना हमने आपको पढ़ने का बताया है, वो आपको पढ़ना है। और आप प्रयास कीजिए कि आप रब कापी में हर दिन हिंदी का एक पैराग्राफ, चाहे वो पोट्री का हो, चाहे वो प्रोज का हो, चाहे वो कृति का हो, जरूर लिखिए। हिंदी लिखने का अभ्यास रहने से आप शुद्ध हिंदी लिख पाएंगे। शुद्ध पढ़ना भी है, हर दिन किताब पढ़िए। आप एक पेज पढ़िए, दूसरा पेज पढ़िए, लेकिन पढ़िए। और हर दिन कम से कम एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ लिखिए। बस आज इतना ही।
नेक्स्ट पीरियड में हम दूसरा कोई विषय है, चाहे वो ग्रामर है, चाहे वो पोइट्री है, लेकर आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आप इसी प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी पढ़ाई में दीजिए, पढ़िए, लिखिए। धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। ओके, बाय।